नमस्कार सभी को। मैं नीतू गरोडिया महावतार फाउंडेशन से इस मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपर्णा मैम हमारे बीच में है, हमारी ज्ञान और ध्यान की यात्रा को बढ़ाएंगे। ओवर टू अपर्णा मैम। मैम प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। चलिए मास्टर्स, पहले हम लोग ध्यान की यात्रा करते हैं, उसके बाद फिर ज्ञान की पाठशाला की तरफ चले। तो सभी आदमी सुखासन में बैठ जाएं। आलती पालती मार सकते हैं या फिर आप लेग को क्रॉस करके, ऐसे लेग को क्रॉस करके रख सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोजीशन में बैठे। ठीक है, आपने चश्मा पहना है तो उतार लें चश्मे को और अपने हाथ को क्रॉस करके रखें गोद में, चश्मा को उतार लें और अपनी आंख को धीरे से, प्यार से, हौले से बंद कर ले। एक गहरी लंबी सांस ले। एक गहरी लंबी सांस लें नाभि तक। हवा को अपने अंदर थोड़ी देर रोक कर रखें। सांस बाहर छोड़ने की जल्दी न करें। सांस को बाहर छोड़ें। बाहर भी सांस को थोड़ी देर छोड़कर रखें। इससे हमारे बॉडी के सेल्स में वैक्यूम पैदा होता है और जब हम सांस वापस अंदर लेते हैं तो हमारे बॉडी के सेल ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। सांस को वापस अंदर ले। सांस को थोड़ी देर अपने अंदर रोक कर रखें नाभि के नीचे तक। इससे हम अपने सातों शरीर से अलाइन होते हैं और सातों चक्रास से। इसे कुंभक भी कहते हैं। सांस को बाहर छोड़ें। थोड़ी देर फिर से सांस को छोड़कर रखें। इस तरह से हम सांस के प्रति अवेयर होना सीख रहे हैं। एक और गहरी लंबी सांस नाभि के नीचे तक। सांस को बाहर छोड़ेंगे। आज महावीर जयंती है तो भगवान महावीर को हम का आह्वान करेंगे, उनकी एनर्जी का आह्वान करें, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो। भगवान बुद्ध, महाअवतार बाबा जी, हमारे प्यारे गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी की चेतना का आह्वान करें और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर अपनी आती जाती सांस पर ध्यान को केंद्रित करें। अपनी संपूर्ण जागरूकता को अपनी आती जाती सांस पर लगा दें। सिर्फ और सिर्फ आपकी आती जाती सांसें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। सांस को देखते रहे प्यार से, भाव से, उत्सुकता से, उत्फुल्लता से। यही वह पुल है जो हमें हमारी आत्मा से और हमारी परमात्म स्थिति से हमें जोड़ती है। हमारी अंतर यात्रा इसी से शुरू होती है। सांस को देखते रहे मास्टर्स।
ठीक आ रहा है कि एक बार चेक करेंगे। एक मिनट और मास्टर्स। 30 seconds. 20, 10, 5। अपनी हथेलियों को खोलकर बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ को हटाते हुए महावीर जी, भगवान बुद्धा, महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी को धन्यवाद देते हुए आँख को धीरे से मुस्कुराते हुए प्यार से खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। आई होप अच्छा ध्यान रहा हो। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान था। थैंक यू। म्यूजिक वगैरह सब परफेक्ट था? मैम लास्ट में मेरे को म्यूजिक नहीं आया, पता नहीं, आई डोंट नो। अगर ओके। का मैम पूछ ले कुछ, अगर अनुभव है या फिर किसी का कुछ अनुभव है, हाँ, ध्यान के बारे में, तो शेयर कर सकते हैं। बाद में बात कर ले क्या मैम? दोनों चीज बाद एक ही बार बात कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, चलिए, अपन ज्ञान की ठीक यात्रा है, शुरू करते हैं। चलिए। तो चलिए मास्टर्स, ध्यान की यात्रा के बाद अब ज्ञान कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं वो आंखें मूंद करके ध्यान में रहते हुए भी ज्ञान को सुन सकते हैं। एम आई ऑडिबल? आवाज वगैरह सब परफेक्ट है? ठीक है, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन है, आज का टॉपिक है हमारा बिलीफ सिस्टम, विश्वास व्यवस्था। तो आज हम लोग जानेंगे कि विश्वास व्यवस्था क्या है, यह कैसे काम करता है, हमारी जिंदगी में इसका क्या महत्व है, यह हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे शेप अप करता है, यह कितने तरह का होता है,
और हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे चक्रा सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और हम इससे कैसे निकल सकते हैं। तो विश्वास व्यवस्था जो है यह एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिंदगी को, दुनिया को समझने का। हमारे आसपास की जो दुनिया होती है उसको हम अपनी विश्वास व्यवस्था की मदद से ही समझ पाते हैं। और यह विश्वास व्यवस्था जो है वह बंडल्स ऑफ डोगमाज है, सिद्धांतों का बंडल है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारी विश्वास व्यवस्था कैसी होती है, हम जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे विश्वास व्यवस्था पे। हमारी फैमिली का इम्पैक्ट होता है हमारी विश्वास व्यवस्था पे। और हो सकता है कि हमारा कुछ प्री बर्थ प्लानिंग हो, उसके अनुसार भी हमारी विश्वास व्यवस्था बदल सकती है। या फिर प्री लाइफ एक्सपीरियंस हो, ट्रॉमाज हो, उसकी वजह से, या कुछ कर्मा सेटल करने के लिए हम अलग अलग विश्वास व्यवस्था को लेते हैं। या फिर हमारा चाइल्डहुड कंडीशनिंग होता है और उसकी वजह से, चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से हमारी विश्वास व्यवस्था उस मुताबिक हो जाती है। या फिर हमारी प्री बर्थ प्लानिंग हो सकती है, कोई लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जैसे कि विश्वास व्यवस्था का मतलब है कि हमारी सोच ये बनती कैसे है। विश्वास व्यवस्था बनती है जब हम किसी चीज को देखते हैं। तो जब हम देखते हैं तो उसको हम जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं और जैसे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं वो हमारी विश्वास व्यवस्था का हिस्सा हो जाता है और यह हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। हमारी लाइफ उसी के मुताबिक चलने लगती है। जैसे कि कोई बंदा अगर, जैसे कि मेरा जन्म बिहार में हुआ है, कोई बंदा अगर बिहार में पैदा हुआ है और कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ है तो दोनों की विश्वास व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। कैसे? जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है वो कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है ना। यहाँ औरत मर्द के रिश्ते में बहुत अंतर है, बहुत भेद है। तो दूसरी सोसाइटी में फिर वही बातें मायने नहीं रखती है। जैसे किसी सोसाइटी में ये हो सकता है कि अम, कि जैसे कि आप किसी सोसाइटी में बाल विवाह होता है, कम उम्र में शादी हो जाती है। फिर दूसरे सोसाइटी में होता है कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा उम्र होगा तो शादी होगी। अगर कोई आदमी मानता है कि उसको जैसे कि बिहार में होता है कि हर आदमी को दो, अगर बेटा नहीं हुआ है पहला तो उसके लिए वो क्या करते हैं। मैं एक टीचर भी हूँ और मैं जब जनगणना कर रही थी तो मैंने देखा कि अधिकतर लोग जो है उनके 4-4 5-5 बच्चे हैं ग्रामीण एरिया में। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका मानना है कि जब तक एक बेटा नहीं होगा उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं होगी। भले ही उसके चक्कर में उनकी लाइफ बर्बाद हो जाए, वो 4-4 बेटियों को पैदा करते हैं जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी वो ऐसा करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि वो ऐसी उनकी विश्वास व्यवस्था है कि यही सही है। और उसकी वजह से क्या होता है, विश्वास व्यवस्था जो होती है उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उससे चाहकर भी आदमी छूट नहीं पाता है। और उससे निकलने के लिए बहुत ज्यादा करेज, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। और जब तक हम इतना करेज, इतना हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे उसके प्रति कि कौन सी विश्वास व्यवस्था है और हमको कैसे कंट्रोल कर रही है, तब तक हम उससे निकल नहीं सकते हैं। तो जैसे कि कोई आदमी है, एक एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छा फिल्मकार है, या कोई आदमी जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, कोई जॉब में बहुत अच्छा करता है वही दूसरा बंदा उतना अच्छा नहीं कर पाता है। कोई खेल में बहुत अच्छा करता है, दूसरा बंदा उतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या चीज है जो उसको अलग बनाती है, उसको अलग करती है? आपको क्या लगता है? क्या उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत मैन पावर है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसके पास बहुत पैसे हैं वो भी फेल हो जाता है, जबकि किसी के पास बहुत पैसे नहीं है वो भी बहुत आगे निकल जाता है। आपने बहुत लोगों की स्टोरी सुनी होगी, बहुत सारे फिल्म स्टार की स्टोरी, बहुत सारे बिजनेसमैन की स्टोरी, कि वो कहते हैं कि मैं 10 रुपया लेकर मुंबई आया था, फिल्म सिटी आया था, आज मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ। तो वो क्या चीज है जो उसे वहां तक पहुंचाती है? वो है उसका बिलीफ सिस्टम। वह मानता है कि वो कर सकता है, इसीलिए वह कर पाता है। जो बंदा पहले ही हार मान लेता है कि उससे नहीं होगा, तो जिसने हार मान ली कि उससे नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं कर सकता है। और जिसने माना कि वह कर सकता है, आप जैसे ही मानते हो
कि आप कर सकते हो, तो उस तरह की चीजें आप अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी तरफ। उस तरह की के लोग, उस तरह की व्यवस्था, पैसा, हर चीज आप अट्रैक्ट करने लगते हो और वो चीजें आप तक आती है और आप उसको पूरा करते हो। जैसा कि हमारे पीएसएसएम में भी बताया जाता है कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं ध्यान प्रचार नहीं कर पाता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो हमें बताया जाता है कि आप ऐसा मत बोलिए कि मैं ध्यान प्रचार नहीं, नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है ना? हमेशा कहिए कि मैं कर सकता हूँ। जब आप सोचेंगे कि आप कर सकते हैं, तभी आप उस तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और उस दिशा में आप काम काम कर पाएंगे। और आप जैसे ही कहते हो आप नहीं कर सकते हो, तो आपने उसको थॉट को रिजेक्ट कर दिया और इस तरह से वो आपके लिए काम नहीं करता है। तो इसी संदर्भ में जैसे आप मानते हो कि ब्लैक मैजिक होता है, तो अगर आप मानते हो कि ब्लैक मैजिक होता है, तो ये आपके लिए होता है। अगर आप मानते हो कि नहीं होता है, तो ये आपके लिए काम नहीं करता है। मुझे याद है किसी ने जूम पर पत्री सर की मीटिंग चल रही थी, किसी ने पत्री सर को ब्लैक मैजिक के बारे में पूछा, तो सर ने उसे कस के डांट लगाई और कहा कि ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने शॉर्ट में आंसर किया, लेकिन ब्लैक मैजिक के अस्तित्व को अगर आप मानते हो, ये आपके लिए काम करता है। अगर आप नहीं मानते हो, तो ये आपके लिए काम नहीं करता है। उसी तरह से अगर ये है भी, तो भी आपके लिए काम नहीं करेगा, ये आपके ऊपर लागू नहीं होगा, है ना? तो उसी तरह से इसी संदर्भ में मुझे आज जब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे ओशो का एक वीडियो मिला, जिसमें वो कहते हैं कि आप अगर मानते हो कि 2 दिन के बीच में एक रात होती है, तो आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव अलग होगा। और अगर आप मानते हो कि 2 रात के बीच में एक दिन होती है, तो आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव अलग होगा। मतलब आप निगेटिव चीजों पे अगर आपका फोकस ज्यादा है, तो आपकी लाइफ निगेटिव होगी, उसमें निगेटिविटी ज्यादा होगी, आप निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ है, तो आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान में आने से क्या होता है, ध्यान में हम लोग कैसे आते हैं? ध्यान में आते ही क्या होता है, हम और कुछ भी नहीं होता है, चीजें ज्यों की त्यों रहती है, बस हमारा नजरिया बदल जाता है ना? हमारा नजरिया शिफ्ट हो जाता है। पहले जहां हम देखा करते थे, हमेशा हमारा ध्यान जो नहीं है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता था। जब हम ध्यान में आते हैं, तो जो है हम उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं, और जैसे ही जो है हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है, तो फिर हम जिंदगी के ब्राइटर साइड की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो जो है वही बढ़ने लगता है, जो अच्छी चीजें हैं वो बढ़ने लगती हैं और जो खराब चीजें हैं वो घटने लगती है। तो हमारा ध्यान जिस तरफ जाएगा, अगर आप अपने ध्यान को ब्राइटर साइड की तरफ ले जाते हो, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हो, जिंदगी ने आपको जो कुछ दिया है, आप अगर उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो फिर आप उसी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे और वो उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर आप हमेशा कहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, सब चीज गलत चल रहा है, आपके रिश्ते सही नहीं है, आपको आपको पैसे की दिक्कत है, आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, भगवान आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, अगर आप ऐसा सोचते हो, तो क्या होगा, फिर वही चीजें बढ़ती हैं। तो ध्यान क्या करता है, आपके नजरिए को, आपके बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट कर देता है ना? इसी संदर्भ में वो एक और कहानी कहते हैं कि किसी चीज को आप सुंदर या असुंदर कहते हो, वो चीजें सच में सुंदर या असुंदर नहीं है। ये आपका नजरिया तय करता है कि वो सुंदर है या असुंदर, जिसे आप कुरूप कहते हो। जैसे वो एक कहानी कहते हैं कि आप एक रास्ते से जाते हो, एक अच्छा घर आप देखते हो, तो आपको लगता है कि कितना सुंदर घर है, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। लेकिन वो कहते हैं, क्या उसी रास्ते से अगर कोई बुद्ध पुरुष गुजरता है या बुद्ध स्वयं गुजरते हैं, क्या उनके लिए वह घर सुंदर होगा? नहीं होगा, है ना? उसी तरह से आप किसी सुंदर स्त्री को देखते हो, तो कहते हो कितनी सुंदर स्त्री है, और आप उसकी चाहत करते हो। लेकिन क्या बुद्ध पुरुष के लिए वह स्त्री सुंदर है? नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ये अलाउ नहीं करता है कि वो उसको सुंदर कहे या असुंदर कहे। उनके लिए वो मायने नहीं रखता है। तो चीजें सुंदर हैं या खराब हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारी मान्यता क्या है। ये हमारी तृष्णा है कि वह मकान, वह स्त्री हमारे लिए सुंदर है। और यह तृष्णा बनती कैसे है? बिलीफ सिस्टम से बनती है। और आप जिस चीज में भी बिलीव करते हो, अच्छा या बुरा, डजेंट मैटर,
वही चीज आपकी सच्चाई बन जाती है। और एक एग्जाम्पल है कि हमारा मन जो है वो लिमिटेड होता है, बिलीफ सिस्टम की वजह से हमारा मन लिमिटेड होता है, लेकिन जब हम बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने लगते हैं तो हमारा मन अनलिमिटेड हो जाता है। जैसे ध्यान में आने से पहले क्या था, हमारा मन क्या था, लिमिटेड मन था, है ना। हमारा मन क्या करता था, हमें चलाता था, हमें काबू करता था, हमें कंट्रोल करता था, है ना। लेकिन अब क्या है, जब हम ध्यान में आए हैं, हमने खुद को जाना है, जैसा कि अभी एक मैम कह रही थी कि हमें आशीर्वाद दीजिए, तो मैंने कहा कि पीएसएसएम में आशीर्वाद की कोई जगह नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह था कि पीएसएसएम कहता है, हमारे प्यारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं हम सब भगवान हैं, है ना। और अगर हम सब भगवान हैं तो क्या हमें आशीर्वाद की जरूरत है? नहीं है। किसी के हम जो कुछ भी हैं वो हम अपने थॉट की वजह से है। बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है? हम जो चीज भी देखते हैं उसको या सुनते हैं या हमने सोशल मीडिया पर देखा या हमने न्यूज पे देखा, तो अगर हम मान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वह हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ठीक है। और फिर उसी के मुताबिक हमारी लाइफ चलने लगती है, उसी के मुताबिक हमारी लाइफ शेप अप होने लगती है। जैसे कि कोरोना के टाइम में कितना भय का माहौल था, कितना डर का माहौल था। हर जगह मीडिया में, सोशल मीडिया, न्यूज, हर जगह डर फैलाया जा रहा था, है ना। लोग बहुत डरे हुए थे। और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया। पुलिस के डर से भले ही मास्क लगा लिया, लेकिन कभी भी मास्क नहीं लगाया। मुझे डर ही नहीं था, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, है ना। क्योंकि मेरा वो बिलीफ सिस्टम था नहीं था। या अभी भी आप कहीं भी जाते हैं, सुनते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ ये घटना हो गई, बहुत सारा तरह की बातें होती है। तो अगर आप अपने आप को उससे रेजोनेट नहीं करते हो, उससे खुद को जोड़ते नहीं हो, तो फिर वो आपका सच नहीं है और वो आपके लिए काम नहीं करता है। तो मैं बता रही थी कि संगीता नेहरा मैम कहती हैं कि जब आपका मन एक्सपेंड हो जाता है, मन क्या है, लिमिटेड है, जब आप अपने मन को एक्सपेंड करते हो तो यह अनलिमिटेड हो जाता है। फिर आपका मन जो है वो यूनिवर्सल मन से मिल जाता है, तो फिर आप बड़ी बड़ी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो अपनी तरफ, उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके। और हम जिंदगी को उसी तरह से देखते हैं। देखने का हमारा जो नजरिया है वह हमारी बिलीफ सिस्टम पर ही डिपेंड करता है कि हम कैसे देखते हैं जिंदगी को। जैसे कि शादी ब्याह, बाल बच्चे, रिश्ते नाते, जो भी है, दुनिया क्या है, भाग रही है ना। लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रिश्तों में दरार है। क्यों है? क्योंकि वो उनका बिलीफ सिस्टम है जो उनको रिस्ट्रिक्ट करता है। उनको लगता है कि दूसरा अलग है और मैं अलग हूँ, है ना। हम दो और हमारे दो तक ही उनकी दुनिया सिमटी हुई है। जो कुछ भी है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, है ना, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, खुद को जानते हैं, अपने मन को एक्सपैंड करते हैं, तो फिर हम ये जानने लगते हैं कि जो मैं हूँ वही सामने वाला है ना। फिर हमारा नेचर, पहले हम क्या, सिर्फ लेना जानते हैं। जब हम ध्यान में आते हैं, खुद को जानते हैं, हमारा नजरिया बदलता है, हमारा बिलीफ सिस्टम शिफ्ट होता है, तो फिर हमें पता चलता है कि सामने वाला भी वही है, उसके अंदर भी वही चेतना है। सामने वाले को तो छोड़े, हम फिर यह जान पाते हैं कि जो चेतना हमें चलाती है वही उस कुत्ते में भी है, वही इस बिल्ली में है, वही इस चींटी में भी है। तो फिर हम एक चींटी जानबूझकर एक चींटी को भी नहीं मारते हैं। अगर दिख जाता है तो अपना पैर वहां रखने की बजाय दूसरी जगह रखना पसंद करते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, है ना। तो ये सारा चीज जो है वो सारा का सारा बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। आपने देखा है कि लोग कैसे शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरह बहा देते हैं। भले ही उनके पास बाद में पैसों की बहुत दिक्कत हो जाए, लेकिन सिर्फ उनका ये बिलीफ सिस्टम कि समाज क्या कहेगा, हमें समाज के हिसाब से चलना चाहिए, वो बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटी अभी आपने देखा कि कुंभ मेले में किस तरह से 56 करोड़ लोग नहाने गए, है ना। 56 करोड़ लोग नहाने गए, कैसे चले गए 56 करोड़ लोग? क्योंकि उनका मानना था कि वो वहां जाएंगे तो वो उनके पाप धुल जाएंगे,
है ना? उसकी मान्यता उनको वहां तक ले गई। और तो हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं वो सब का सब बिलीफ सिस्टम की वजह से ही करते हैं। तो बिलीफ सिस्टम क्या करता है कि हमारे मैं एक और बुक इन दिनों पढ़ रही थी संजोग से, और फोर एग्रीमेंट, द फोर एग्रीमेंट बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है। डॉन मैकवेल रिज की ये बुक है। आई होप आप सबने पढ़ा होगा। ये दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। चलिए कोई बात नहीं। द फोर एग्रीमेंट, डॉन मैकवेल रिज की ये बुक है। ये बहुत ही सुंदर बुक है, और ये बुक बताती है कि हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रोंग होता है कि यह हमारे बुक ऑफ लॉ का हिस्सा बन जाता है, और हम इससे निकलना ही नहीं चाहते। यह हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, और इसकी वजह से हम हर चीज को जज करते हैं। और कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बुक ऑफ लॉ जो है, जैसे कि कोई बच्चा है, बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसके माता पिता उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको वो चीज बुरा लगता है कि मेरे माता पिता क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो फिर से अपने बच्चे को कंट्रोल करने लगता है। जबकि जब वो यंगस्टर था तो वही उसके अगेंस्ट था, लेकिन जब वो खुद बड़ा होता है तो फिर वही उसका सपोर्ट करने लगता है। जबकि उसे क्या करना चाहिए, जब उसे लगा कि वो गलत है, कोई भी चीज गलत है, उसके माँ बाप उसके साथ गलत कर रहे हैं, तो वो चीज उसे बदलना चाहिए समय के साथ, है ना? तो हम लोग ध्यानी क्या करते हैं, हमारे आम लोगों में और ध्यानी में क्या अंतर है कि हमारे चाइल्डहुड में, हमारे बचपने में मेरे साथ जो गलत हुआ है, मेरे माँ बाप ने जो मेरे साथ गलत किया, बच्चे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को अपनी संपत्ति समझते हैं, है ना? बच्चों पे रूल करते हैं। उनको लगता है कि इनकी कोई लाइफ नहीं है, और इनकी लाइफ जो है वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है ना? उसे माँ बाप जो चाहते हैं वो सब्जेक्ट उनको दिलाते हैं, उस तरह से पढ़ाते हैं। अच्छा बुरा हर चीज उनको बताते हैं। बच्चा छोटा होता है, उसे नहीं पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो ये उसकी चॉइस है कि वह उन चीजों को अपने ऊपर लाद के रखे या फिर उसको ब्रेक डाउन करे। तो जो हम ध्यानी हैं तो वो जो चीजें हमको हमारे साथ गलत हुई है, हम वो अगले को ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपने बच्चों को या हमारे जो भी रिलेशन है हम उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं, और उसको एक बेहतर जगह देते हैं, क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे हमारी संपत्ति नहीं है, बच्चे हमारे माध्यम से इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने हमें चूज किया है, और हम उन्हें खुलने का मौका देते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी देते हैं, और वो क्या जीवन में करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उनकी क्या चॉइस है। और हम ये समझते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो इस तरह से समाज ने जो व्यवस्था बनाई है, अंधविश्वास की व्यवस्था, कि चीजें ऐसी ऐसी ऐसे ही होनी चाहिए, बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। बच्चे अगर जॉब में हैं, इतनी उम्र हुई तो उनको जॉब हो जाना चाहिए, बेटी की इतनी उम्र हुई तो उसकी शादी हो जानी चाहिए। अरेंज मैरिज ही होना चाहिए, लव मैरिज नहीं होना चाहिए, गलत है। ये सब क्या है, सब विश्वास व्यवस्था है। लेकिन जब हम जब चीजों को सच में देखने लगते हैं तो पता चलता है कि हमें इतना ज्यादा रिजिड रहने की जरूरत नहीं है। जब जब हम रिजिड रहते हैं तो हमारी जिंदगी रिजिड रहते हैं, तो उस रिजिडिटी की वजह से हम अपने आप को और अपने अपनों की जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी या हमारे रिलेशन में जो है उनकी जिंदगी को हम कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर शासन करना चाहते हैं। और कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग जो है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, इससे उनका दम घुटता है ना? तो बच्चे क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से ही नफरत करने लगते हैं। आप देखते हैं कितने सारे वृद्धाश्रम खुले हैं, लोग कहता है कि कैसे बच्चे हैं। लेकिन जब वो माँ-बाप जो है वो अपने बच्चे को साथ क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी नहीं देख रहा है कि माँ-बाप अपने बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके साथ वो परवरिश उन्हें नहीं मिली, या वो समाज की वजह से उनके अंदर वो गलत गलत विश्वास व्यवस्था बनी, जिसकी वजह से वो अपने माँ-बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। या फिर उनका कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमाज हो सकता है, या उनका कोई कर्मा हो सकता है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कितना टाइम हो गया है? तो कहता है कि ये काम कैसे करता है, बिलीफ सिस्टम काम कैसे करता है?
तो जिस किसी भी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसे हम सुनते हैं या देखते हैं, अगर हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। और कहता है कि अगर आपके सामने कोई भी चीज आती है, कोई इमोशन आता है, तो 90 सेकेंड का रूल है। अगर आप 90 सेकेंड तक अवेयर रहते हो, और अवेयर रहने का मतलब आप साक्षी भाव में रहते हो, उस थॉट को, उस इमोशन को न गलत कहते हो न सही कहते हो, जस्ट अवेयर रहते हो, तो क्या होगा, वो थॉट आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगा, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बनेगा। जैसे कि आपका किसी ने अपमान किया, ठीक है, और आप अगर 90 सेकेंड तक अवेयर रह पाते हो, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप अगर अवेयर रहते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और अगर हम गुस्सा तभी करते हैं, हम अपमानित तभी महसूस करते हैं, हम रिएक्ट तभी करते हैं जब हम बेहोशी में होते हैं। और जैसे-जैसे हम लोग ध्यान में आते हैं, हमारा होश बढ़ने लगता है, वैसे-वैसे हमारा रिएक्शन कम हो जाता है ना? वैसे-वैसे हम स्थिर प्रज्ञ होने लगते हैं। तो किसी भी इमोशन से निकलने का तरीका है 90 सेकेंड रूल। 90 सेकेंड तक अगर आप अवेयर रहते हो, तो फिर वो आपके यहाँ, आपके थॉट में वो नहीं घुस पाएगा, फिर वो आपको रूल नहीं कर पाएगा। 90 सेकेंड के बाद भी वो थॉट अगर है, तो इसका मतलब है आपने उसको यहाँ ले लिया है, और वो रिप्ले हो रहा है, बार-बार बज रहा है, बज रहा है। ये कहना इतना आसान जितना है, उतना आसान है नहीं। हमें बार-बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? फिर जाकर यह होता है। और अगर आपने उसको ले लिया, तो क्या होता है, वो आपके इमोशन का हिस्सा बन जाता है, और वो इमोशन फिर आपका मूड बनाता है, आपका टेम्परामेंट बनाता है, फिर वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है, और जो आपकी पर्सनालिटी है वही आपकी पर्सनल रियलिटी बन जाती है ना? फिर उसी मुताबिक आपका लाइफ बनने लगता है। और इसका हमारे चक्रास पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम फियर बेस्ड है, डर का है, तो आपका मूलाधार चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है। अगर आपका बिलीफ गिल्ट का है, तो स्वाधिष्ठान आपका ब्लॉक हो सकता है। गिल्ट मतलब गिल्ट का हिंदी अपराध बोध। हम्म। अगर सेम का है, सेम मतलब शर्म, शर्म का है, तो मणिपुर आपका ब्लॉक हो सकता है। अगर आप खुद से ही बातें करते रहते हो बहुत ज्यादा, इसका मतलब है कि आपका अनाहत ब्लॉक है। अगर बहुत ज्यादा झूठ कोई बोलता है, तो इसका मतलब है कि उसका विशुद्धि ब्लॉक है। और कोई डिल्यूजन में रहता है, भ्रम में रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका आज्ञा चक्र ब्लॉक है। तो कहता है कि इससे कैसे निकल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसको निकलने का तरीका है 90 सेकेंड का रूल, उससे हम निकल सकते हैं। और एक और तरीका है जो कि ओशो कहते हैं कि ना तो हमें भागना है, ना हमें भोगना है, ना भोगो ना भागो, जागो, हमें जागना है। हम जैसे ही जागते हैं, चीजों के प्रति अवेयर होते हैं, और जैसे ही हम समझने लगते हैं कि यह गलत है, तो पहले समझने की जरूरत है यह गलत है, और गलत को गलत एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे अंदर यह गलती है, यह गलत है। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उस पर काम करेंगे। जब तक आप उसको टालते रहेंगे, आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो फिर आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है एक तरीका कि आप खुद को कहें कि यह बिलीफ सिस्टम, जैसा कि मैं एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ, तो बहुत तरह के लोग आते हैं। आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किन्हीं को कोई ज़रूरत है। तो काउंसलर का मतलब आप समझते हैं, परामर्श दाता, है ना? अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम है या किसी तरह की बीमारी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अम, मैं ये आपको गाइड कर सकती हूँ। तो हमारे पास बहुत तरह के आते हैं, केसेज़ आते हैं कि उनकी लाइफ में
है कि उनके माता पिता उनको नहीं समझते हैं या उनके हस्बैंड उनको नहीं समझते हैं, या एक केस आया जिसमें वो कह रही थी कि वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करती है लेकिन उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो उसने ऐसी परिस्थिति को क्यों अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में कि उसके पेरेंट्स कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं? उसको क्या सीखना है इससे, है ना? ये उसको समझना पड़ेगा कि उसको क्या सीखना है इससे। अ, और क्या सीखना है, जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो कि मुझे इस परिस्थिति से क्या सीखना है, जैसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं है किसी के भी साथ, तो आपको ये सीखना है, आप अगर उस पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, गुस्सा निकालते हो, ये सॉल्यूशन नहीं, कभी भी आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये है, और उसके बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं है, उसके बाद आप काम करना शुरू करते हो। आप खुद से पूछो कि मुझे इस परिस्थिति से क्या सीखना है? क्या यह परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है? क्या यह मुझे मजबूत बनाने आई है? जैसे कि मान लो कि आप बहुत इम्पेशेंट है, ठीक है? तो आपको पेशेंस सीखना है। तो आप कैसे पेशेंस सीखेंगे? मैं आपको पेशेंस पेशेंस बोलूं तो आप सीख पाएंगे, या कोई आपको बोले तो आप सीखेंगे क्या? नहीं सीखेंगे। पेशेंस हम कैसे सीखेंगे? पेशेंस तब सीखेंगे जब जिंदगी में ऐसी परिस्थिति को हम अट्रैक्ट करेंगे जिसपे हमारा कोई वश नहीं चल सकता है, और ना तो हम उसको छोड़कर भाग सकते हैं, ना, और जैसा कि कहते हैं, ना भोगो ना भागो, जागो, है ना? जब हम जागेंगे तभी भी हम जब जान पाएंगे कि यह परिस्थिति हमें क्या सिखाने आई है, तभी हम उससे सीख सकते हैं, है ना? अगर हमें स्थिर प्रज्ञ बनना है, मान अपमान में एक जैसा बनना है, तो कैसे बनेंगे? जब तक कि ऐसी परिस्थिति मेरी लाइफ में नहीं आती है जिसमें हमें बार बार अपमानित होना पड़े बिना मेरी गलती के, और तब हम क्या कर सकते हैं, उसको, जो हमारा अपमान कर रहा है उसको भी अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। और हम ये समझ सकते हैं, अगर हम अवेयर रहते हैं कि ये मेरा अपमान कर रहा है लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे बुरा नहीं मानना है, मुझे अनकंडीशनल लव देना है। क्योंकि अगर कोई फॉर एग्रीमेंट बुक में यह भी बताया गया है कि आपको जो कुछ भी कहा जाता है, आपको उसको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। जब कोई बंदा आपको कुछ कहता है तो वो आपके बारे में बात नहीं कर रहा है, वो अपने बारे में बात कर रहा है, वो अपने बिलीफ सिस्टम से बात कर रहा है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ आपको बता रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो कुछ भी कहा जाता है उससे आपको एग्री होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी ने हमें बेवकूफ कह दिया तो हमें सेल्फ डाउट होता है, क्या सच में मैं बेवकूफ हूँ क्या? इसलिए उसने मुझे बेवकूफ कह दिया, है ना? तो इससे क्या होता है, आप जैसे ही सेल्फ डाउट करते हो ना, आपने उसको ले लिया, आपने उसको मौका दे दिया, उसकी चाल चल, उसने जो चाल चली ना उसमें वो सफल हो गया। तो हमें क्या करना है, उसको नहीं लेना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, अवेयर रहना है ना? तो इस तरह से क्या हो सकता है कि हम उससे बच सकते हैं, निकल सकते हैं उससे। और कहता है कि दो तरह के होते हैं, बिलीफ सिस्टम भी दो तरह के होते हैं। बिलीफ सिस्टम हमेशा बुरा ही होता है ऐसा नहीं है, बिलीफ सिस्टम दो तरह के होते हैं। और एक जो बिलीफ सिस्टम है वह है लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, जो कि हमें सीमित करती है, और दूसरा बिलीफ सिस्टम है एम्पावरिंग, जो हमें एम्पावर करती है, हमें सुदृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है। तो कैसे समझेंगे कि कोई बिलीफ सिस्टम लिमिटिंग है या फिर एम्पावरिंग है? तो इससे पहले मैं एक और पॉइंट कहना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएसएसएम में हमारे पितामह कहते हैं कि थॉट चार तरह के होते हैं। एक निगेटिव थॉट होता है, एक डिजास्टर थॉट होता है, एक पॉजिटिव थॉट होता है, चौथा मिराकुलस थॉट होता है। तो अगर आपकी थॉट निगेटिव है तो आपका बिलीफ सिस्टम भी निगेटिव होगा, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम निगेटिव है इसलिए आपकी थॉट निगेटिव है। ये वाइस वर्सा काम करता है, ठीक है? और अगर आपका थॉट डिजास्ट्रस है तो आपका बिलीफ सिस्टम भी डिजास्ट्रस होगा, या फिर बिल्कुल उसी तरह से वाइस वर्सा कि बिलीफ सिस्टम डिजास्ट्रस है इसलिए आपकी थॉट डिजास्ट्रस है ना? और अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है तो आपकी थॉट पॉजिटिव होगी। अगर आपका
थॉट जो है मिराकुलस है तो आपका बिलीफ सिस्टम भी मिराकुलस होगा। तो ये 4 तरह के भी बिलीफ सिस्टम होते हैं और 2 और तरह के होते हैं, जैसा मैंने बताया कि लिमिटिंग बिलीफ होते हैं और एम्पावरिंग। तो लिमिट मतलब जो हमें सीमित करता है। तो कैसे समझे कि कौन सा बिलीफ सिस्टम लिमिटिंग है और कौन सा एम्पावरिंग है? तो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो है वह आप में डर पैदा करेगा, चिंता पैदा करेगा, अवसाद, परेशानी, दुख, कंपैरिजन, टेंशन, जजमेंट, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, चालाकी, चतुराई, द्वंद्वत्व, पराधीनता, अहंकार, ये सारी चीजें पैदा करेगा। जो भी बिलीफ सिस्टम ये सारी चीजें कर रहा है मतलब कि वो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है। और एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम है, ये कैसे समझे? जब आप में प्यार की भावना होगी, एकत्व की भावना होगी, भाईचारा की भावना होगी, अपनापन होगा, आप स्वतंत्र फील करेंगे, आपके अंदर करुणा होगी, आप शांति महसूस करते हैं, आप सहयोग करते हैं दूसरों का, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो ये सारा इसका मतलब है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम है। और चूंकि आप जानते हैं कि हमारा जो रिपीटेड थॉट होता है वही हमारा बिलीफ सिस्टम, रिपीटेड थॉट जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है और वही हमारा फिर बिलीफ सिस्टम बनता है। और इसको हम अंडू कैसे कर सकते हैं, इसको खत्म कर कैसे कर सकते हैं? तो बार बार हमने सोच सोच कर उसको सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना लिया। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें आ गई है, इनग्रेन्ड हो गई है, उसको हटाने के लिए हमें फिर से सबकॉन्शियस माइंड को फिर से एक दूसरा थॉट, एक एम्पावरिंग थॉट देना पड़ेगा, एक पॉजिटिव थॉट देना पड़ेगा, है ना? जैसे आपको सेल्फ डाउट है तो आप कह सकते हैं कि आई एम स्ट्रॉन्ग, है ना? आई कैन डू दिस। पहले आपको सेल्फ डाउट होता है कि आई कांट डू दिस, तो आप कहते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग। और जब आप कहते हैं आई एम लव, आई एम पीस, तो आप इससे क्या होता है, धीरे धीरे लव की भावना, धीरे धीरे शांति आप तक उतरने लगती है। आई एम ब्रेव, आई कैन डू दिस, है ना? तो मैं भी जब शुरू शुरू में ध्यान में आई थी तो मैं हर रोज एक अफर्मेशन रखती थी और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको, जब मैं ध्यान जब खत्म होने का वक्त होता था जिसमें ब्रेन बिल्कुल खाली रहता है, तो उस समय मैं उस थॉट को अपने ब्रेन में पुट करती थी और 10 बार 20 बार जितना भी बार हो उसको बोलती थी। और मैं एक थॉट को यहाँ अपने हथेली पर लिख कर रखती थी और उस थॉट को बार बार देखती थी और बोलती थी, देखती थी और बोलती थी। हाँ, जैसे कि मान लो कि मुझे किसी को जज नहीं करना है तो ये भी लिखती थी कि मैं आई डोंट जज एनीवन, आई डोंट ब्लेम एनीवन। हम अक्सर जज करते हैं, है ना? छूटते ही चीजों को जज करने लगते हैं, जिसको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, उसको भी जज करते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली को भी जज कर देते हैं, मौसम को भी जज करते हैं, है ना? खराब मौसम है, अच्छा मौसम है, हर किसी को छूटते ही जज करते हैं। जज करने की टेंडेंसी तो इतनी ज्यादा इनग्रेन्ड होती है ना कि बस जज ही करते रहते हैं। और जज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तो पीएसएसएम में काफी कुछ कहा गया है ना? कि जज क्यों नहीं करना चाहिए। कितना वक्त बचा है मेरे पास? तो कोई दस आदमी होता है लेकिन आप कंटिन्यू कर सकते कितना मिनट है बचा हुआ मेरे पास? हैं। मैम वैसे तो 10 बजे तक करते हैं लेकिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए तो मैं 5 मिनट टाइम और लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा जजमेंट के बारे में बताती हूँ, क्योंकि जजमेंट से बिलीफ सिस्टम बनता है और बिलीफ सिस्टम और जजमेंट का बहुत गहरा संबंध है। तो जजमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, ये जब मैं ध्यान में आई तो मुझे पता चला कि क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी की सारी स्टोरी जानते हैं, है ना? हम किसी को जब हम देखते हैं तो उसके एक पक्ष को, एक पहलू को हम देखते हैं और जो पहलू को देखते हैं उसे हम अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक कंपेयर करते हैं और हम उसको जज करते हैं, है ना? अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा, जिस किसी को भी देखते हैं अच्छा बुरा का लेबल लगाते रहते हैं। लेकिन हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम को लगता है कि हम स्टोरी उसकी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली हम उसकी स्टोरी नहीं जानते हैं। हम किसी की पूरी स्टोरी नहीं जान सकते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वह आदमी ऐसा क्या क्यों है,
उसकी लर्निंग क्या है इस लाइफ की, उसके क्या लेसन है, उस लेसन को इसको कैसे सीखना है, उसका पिछला जन्म कैसा है, वहां से वो कौन सा ट्रॉमा लेके आया है, आगे उसको कैसे जाना है। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को भी नहीं जानते हैं, है ना। हमारे बच्चे जैसे भी हैं वैसे क्यों हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सरेंडर। क्या कर सकते हैं, सरेंडर। और क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, है ना। सरेंडर और एक्सेप्टेंस। और दूसरा क्या होता है कि जब हम जज करते हैं लोगों को, चीजों को, तो जब हमें जज करने की भावना होती है ना, तो जो कुछ भी देखा, दिमाग हमारा चलता ही रहता है, जज जज जज। यहाँ तक कि गाड़ी में जा रहे हैं, किसी को देखा, कोई मोटी है, कोई दुबली है, कोई पतली है, किसी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, है ना, कोई किससे बात कर रहा है, तो हमारा हर टाइम हमारा दिमाग चलता ही रहता है और हम अपनी एनर्जी को दूसरों के लिए वेस्ट करते रहते हैं, है ना। जब आप जजमेंट नहीं करते हो और आप जानते हो कि हर कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता है, और अगर हर कोई मेरे जैसा होगा तो दुनिया कितनी बोरिंग होगी, है ना। तो दुनिया इतनी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि हर कोई अलग है, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की सीख अलग है, उसकी लर्निंग अलग है, उसकी जर्नी अलग है ना। तो इसलिए हर कोई अलग है और यही इस दुनिया की खूबसूरती है। हर किसी का सोल प्लान अलग है, उसकी जिंदगी की यात्रा अलग है ना। तो इससे क्या होता है कि हम उस दरवाजे को वहीं बंद कर देते हैं और जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हैं और अच्छा बुरा का लेवल नहीं लगाते, बस साक्षी भाव में देखते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है। चाहे वो चीजें हो सकती हैं, वो घटनाएं हो सकती हैं, परिस्थिति हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है। तो क्या होता है कि हम अपनी सारी एनर्जी को अपने पर इन्वेस्ट करते हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। पहले क्या होता था, जब हम सांसारिकता में थे तो हम अपनी सारी एनर्जी को बाहर बाहर की तरफ पुट करते थे, है ना। अपना सारा समय दूसरों के लिए, दूसरा ऐसा है वैसा है बातें कर रहे हैं, है ना। हम हमारा खुद का ध्यान हमारी तरफ है ही नहीं। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस हमारा नजरिया शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही नजरिया बदलता है ना, नजारे बदल जाते हैं। तो नजरिया बहुत मायने रखता है। और नजरिया जो है उसको कौन डिसाइड करता है, हमारा बिलीफ सिस्टम। तो बहुत सोच समझ के हमें अपने बिलीफ सिस्टम को देखना है, उस पे कि कहाँ है, क्या है, उस पे कैसे काम करना है, क्या अभी भी कुछ है जहाँ हम अटके हुए हैं, हमें उससे निकलने की जरूरत है, तो कैसे निकलना है ये भी मैंने बता दिया, है ना। हम सभी ध्यानी हैं और हम सभी जानते हैं कि हमने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके यहाँ हम आए हैं, है ना। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को ध्वस्त किया है, तब आज जाकर यहाँ पहुंचे हैं। समाज ने जो बिलीफ सिस्टम, जो धारणा हमें दी, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। बचपन में नहीं पता था इसलिए उसको मानते गए। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आई, जैसे ही बड़े होने लगे, एक एक बिलीफ, मैं तो किसी बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। मैं तो एकदम क्रांतिकारी, हाँ। किसी ने कहा ये करना है, हाँ क्यों करना है पहले बताओ। थर्सडे को बाल नहीं धोना है, क्यों नहीं धोना है बाल, क्या हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी, जो अगर उसमें लॉजिक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं मानना है, तुमको जो समझना है समझो। और अभी जो हम लोग दूसरों को बताते हैं, ध्यान के लिए बताते हैं, तो हमारा पीएसएसएम का जो है पूजा पाठ नहीं करना, तो ये पूजा पाठ जो जो है, ये इसके अंदर इतना बड़ा बिलीफ सिस्टम है, इतना बड़ा बिलीफ सिस्टम है कि उसको तोड़ना आम लोगों के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत, बहुत ज्यादा करेज की जरूरत होती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जानते भी हैं कि ये गलत है, लेकिन उनके अंदर एक भय है, और वो भय उस बिलीफ सिस्टम की वजह से है कि अगर वो उसको तोड़ेंगे तो उनका कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। और वो भी जानते हैं कि ये बिलीफ सिस्टम गलत है, लेकिन वो गलत बिलीफ सिस्टम ही उनको सेफ रख रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि वो सेफ है, इसलिए वो चाहकर भी उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। और अगर उन्हें बताएंगे आप कि आप भगवान हैं, तो वो आपको दो थप्पड़ मार देंगे कि तुम बहुत बोल रहे हो कि तुम भगवान हो, है ना। कि मैं भगवान हूँ, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ। वो मानते ही नहीं है कि वो भगवान है। तो जब तक वो मानेंगे नहीं कि भगवान है, वो भगवान है भी तो नहीं पहचान पाएंगे खुद खुद को, है ना। भगवान, जब आप मानते हो कि आप भगवान हो, तो फिर भगवान कैसे है, जब आप अपने आप को ओपन करते हो या जानने के लिए कि मैं कैसे भगवान हूँ, तो फिर वो एक एक करके चीजें आपके पास आती है। वो जानकारी यूनिवर्स आप तक सेंड करता है कि आप जान सको कि आप कैसे भगवान हो, आप कैसे अपनी लाइफ को
सेव करते हो। हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वही उसकी सच्चाई बन जाती है और वही उसकी जिंदगी बन जाती है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, सेथ विजडम का पूरा सार क्या है? यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यद भावम तद भवति। आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। आई होप ये अच्छा सेशन रहा हो। मैंने कोशिश की, बहुत अच्छा नहीं रहा लेकिन चलो ठीक है, मिला जुला कर किसी तरह। नहीं मैम, थैंक बहुत यू वेरी मच। मतलब कुछ पॉइंट्स बहुत समझने के लिए बहुत। मैम आपकी आवाज कट रही है मैम। जी, मैम आपकी आवाज सेशन कट रही है। मैम एक सेशन मिनट। बहुत अच्छा रहा। जी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम। आप इतने थैंक यू। अच्छे से बताए कि मतलब बोल नहीं सकते हैं। जी जी, थैंक यू। कौन बोल रहे हैं? आवाज एक्चुअली मैं- वन बाय वन करके बोलते तो। जी हाँ ठीक, थैंक यू। मैम, हम अभय बोल रहे हैं झारखंड से। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत अच्छा। थैंक यू। और हम आपसे संपर्क करेंगे मैम, आपका नंबर कैसे मिलेगा? मैं इस ग्रुप में डाल दूंगी, शुभ लक्ष्मी मैम को दे दूंगी, मैम मेरा नंबर शेयर कर देंगी। हाँ हाँ। जी, जी मैम। थैंक ठीक है मैडम, मेरे पास है, मैं दे दूंगी यू। जी, थैंक ग्रुप में डाल। और मैम जो 90 सेकंड के बारे में जो बताए और एक बार बता दीजिए मैडम प्लीज। यू। 90 सेकंड। 90 सेकेंड का रूल जो है वो रूल यह है कि जब आपके अंदर कोई इमोशन उभरता है, ठीक हाँ है, आप 90 सेकेंड तक उसमें बहिए मत। इमोशन उभरता है तो क्या होता है, हम उसमें बह जाते हैं, है ना? हाँ जैसे कोई चीज आई जो हमारे मुताबिक नहीं है, हमें गुस्सा आ गया, तो क्या होता है, गुस्सा आ गया। लेकिन जब कोई चीज आई जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो हमें क्या होना है, अवेयर रहना कि अब क्या होगा मेरे अंदर, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अगर गुस्सा भी आ गया तो क्या, जब आप उस गुस्से में भी अवेयर रह पाते हैं और यह जान पाते हैं कि ये गुस्से का इमोशन आपके अंदर आया है ना? तो अगर आप अवेयर रह पाते हैं तो वो इमोशन आपके यहाँ तक नहीं आ पाता, आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा वो नहीं बनता है। हाँ, अच्छा। और जब वो थॉट का प्रोसेस का हिस्सा बनता है तो उससे क्या होता है, अगर आपने गुस्सा आया, आप अनअवेयर रहे, तो उससे क्या हुआ, आपको आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा हुआ, फिर आप पूरा दिन डिस्टर्ब रहेंगे, आपका मूड खराब होगा, आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप गुस्से की आपकी पर्सनालिटी बन जाती है ना? तो जब आप अवेयर रहेंगे 90 सेकेंड तक, तो फिर क्या होगा, वो आप उसको यहाँ नहीं लेंगे, है ना? अगर आप हाँ उसके बाद भी उसके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आपने ले लिया है। तो हो सकता है हम एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 10 बार फेल हो सकते हैं, 20 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास जारी रखना है ना? ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम बट अननोइंग में अपन सबको जज करती रहती, मतलब नहीं करना है। हाँ वही, मतलब ऐसा लगता है कि बस ये एक अपना तरीका हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, ये ठीक नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं, पता नहीं। अवेयर रहने की जरूरत हाँ, है। वो अननोइंग अवेयरनेस हो जाता है, शायद धीरे धीरे ग्रेजुअली नहीं। प्रैक्टिस शायद ठीक हो जाए। हाँ हाँ, आपका जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा ना, आप जैसे जैसे आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है ना? और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस का मतलब है, मैं एक चीज आप लोगों से पूछती हूँ, आई होप आप सब समझते होंगे इसके बारे में। क्या आपने कभी ये देखा है कि जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? क्या बोली तो यहाँ से मुंह से निकल रही है ना, तो यह मुंह बोल रहा है लेकिन मेरे अंदर जो है वह देख रहा है कि मैं बोल रही हूँ। आप समझ रहे हो बात को? जब मैं किसी चीज को देख रही हूँ, तो जब देख रही हूँ तो मेरे अंदर कोई बैठा है जो देख रहा है कि मैं देख रही हूँ उसको। समझ रहे हैं? जब आप चल रहे हैं तो आपके अंदर है बैठा हुआ, वह देख रहा है कि आप चल रहे हो।
जब आप इस तरह से धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी बढ़ती है तो आप अपने आप को अपनी बॉडी से अलग करके देख पाते हो। जब तक आप अपने आप को अपनी बॉडी से अलग नहीं करोगे, अपने आप को बॉडी ही मानोगे, तब तक ये अवेयरनेस नहीं आती है। ठीक है। ओशो कहते हैं कि 3 चीजें हैं, एक है दर्शक, दूसरा है दृष्टा, और तीसरा है दृष्टि। तो कोई भी चीज है तो उसको जो देखने वाला है वो दर्शक है, ठीक है। और एक है दृश्य, एक दृश्य है। आपका जी मैम, मैं कंटिन्यू करूँ दृष्टा। क्या? हाँ, यस मैम। हाँ, एक्चुअली आप नहीं थी इसलिए। तो हम जब कोई चीज देखते हैं तो जैसे मान लो कि मैं अभी यहाँ ये मीटिंग कर रही हूँ, तो ये जो है ये एक दृश्य है, ठीक है। मेरी आंख जो है वो दर्शक है, लेकिन मेरे अंदर जो बैठा है वो दृष्टा है इन सारी चीजों का। बात समझ रहे हैं? तो आप वो जो देखने वाला आपके अंदर जो बैठा हुआ है, जो चीजों को महसूस कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, ये आंखें तो बस एक माध्यम है ना? क्या ये मुंह बोल पाएगी अगर वो अंदर का जो देखने वाला है, जो बोलने वाला, जो रियल में बोलने वाला है, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या? जब हमारे शरीर, ये हमारे हाथ जो है, जैसे मैंने हाथ से पकड़ा है, इसको बॉटल को पकड़ा है, लेकिन हमारे अंदर का जो दृष्टा है, जो पकड़ने वाला है, सच में जब वो नहीं रहेगा, क्या हाथ इसको पकड़ पाएंगी? इसको पकड़ पाएंगी? नहीं पकड़ पाएंगी, है ना? हमारा हाथ भी किसी काम का नहीं रहेगा, है ना? तो हमारे अंदर का जो दृष्टा है, उसके प्रति आप अपनी एक दृष्टि हमेशा उस दृष्टा पर रखें, उसके प्रति अवेयर रहे कि ये मैं हूँ, है ना? ये सोल मेरे कॉन्शियस होनेपन का बात। यस, सोल कॉन्शियसनेस होना, अपने आप के प्रति अवेयर होना। तो आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, और ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपनी सांस पर ध्यान देकर। आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे अवेयरनेस आवाज आ रही है मैम? ऊपर एक जगह पे कुछ आवाज आ रही थी कि सुनाई नहीं पड़ा सबको। नहीं मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नो। नो मैम। अब आ रही है आवाज? यस मैम, यस मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू। कब से आवाज नहीं आ रही थी? मैम दो। काफी। ये ठीक आ रही है आवाज। चलिए अभी ठीक है, आया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप ने समझा होगा जो मैंने हाँ हाँ। बताया है, अवेयर रहने का तरीका। नमस्ते मैम, बहुत नमस्ते। अच्छा लगा। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है? नाम को पूछना है किसी को? थैंक यू चंचल जी। मैम अवेयर रहने का दोबारा बताए ना, आवाज चली गई थी। अच्छा, किस चीज के बारे में मैम? कैसे अवेयर द- रहे अपने थॉट्स से, है ना? हाँ, तो थॉट के प्रति आप अवेयर रह सकते हैं जब आप अपने सांस के प्रति अवेयर रहना सीखेंगे। और सांस के प्रति अवेयर रहने का मतलब सिर्फ ध्यान के टाइम में सांस के प्रति अवेयर नहीं रहना है।
दो तरीका है अवेयर रहने का। एक तो अपने थॉट के प्रति अवेयर रहें कि आप जो सोच रहे हो क्या सोच रहे हो। ठीक है। इसका मतलब है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना है। ये नहीं कि एक थॉट ऑफ ट्रेन चल रहा है हम उसके साथ बहते जा रहे हैं। नहीं, रुकना है, ठहरना है, अपने आप के साथ बैठे, हाँ, और देखें कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को भी देखें कि वो किस तरह के विचार हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं जानती हूँ कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन बहुत सारे लेयर में होती हैं चीजें। जैसे मैं जानती हूँ कि ईगो नहीं करना चाहिए, तो सांसारिक ईगो तो खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है कि अध्यात्म स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाए, है ना, कि मैं बहुत अच्छी वक्ता हूँ। आप समझ रहे हो? हाँ या जी। किसी ने किया, किसी ने मेरे सामने अच्छा किया तो मेरे मन में ईर्ष्या आ गई, अरे ये तो मेरे से ज्यादा अच्छा कर गया, ऐसे कैसे इतना अच्छा कर गया, लोग तो इसको बहुत रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, ऐसा कैसे हो सकता है ना ये। तो अगर ये थॉट हम्म। आता है मेरे मन में, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि अरे मेरे अंदर ये थॉट कैसे आया। अच्छा, पहले तो डाउट होता है कि ये कैसे आया। फिर कहती हूँ अच्छा ये थॉट आया। फिर मैं कहती हूँ कि ये थॉट जो है ना, मेरा मन क्रिएट कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो सोल हूँ ना। ये मेरा मन जो है ना, मन क्या करता है, हमेशा भटकाता है ना। वो सांसारिकता में बार बार आपको ले जाता है, वो खींचता है आपको वहां तक। तो मैं कहती हूँ ना कि ये मन मेरा भटकाने की कोशिश कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो देख रही हूँ कि ये मन सारे नाटक कर रहा है ना। इसको इसको निकलना ही नहीं है, इसको बस उसी, वो कहते हैं ना भैंस को कीचड़ में डाल दो वहीं डुबकी लगाते रहेगा, उसको तो उसी में मजा आता है, कीचड़ से निकलना ही नहीं चाहता है। तो ये तो उस गंदी नाली का जो कीड़ा बोलते हैं ना, मन वही है, उसको उसी में मजा आता है। तो मैं अपने आप को उससे अलग करती हूँ कि भाई भैया ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे चक्कर में अब नहीं पड़ने वाली हूँ। तो जब आप अपने आप को अपनी थॉट से अलग कर लेते हो, अपने मन से खुद को अलग करके देख पाते हो, फिर वो चीज कहाँ से आती है, वो भी फिर अवेयरनेस से आती है ना। तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप अपने थॉट को रीड कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या थॉट है, कैसी थॉट है, और उसमें चेंज करने की कहाँ जरूरत है ना। तो एक चीज बात यह भी है कि थॉट जो होती है ना, पहले तो अच्छी और बुरी थॉट, दो तरह की थॉट होती हैं, उसको आप सेग्रीगेट करें। उसके बाद है कोई भी थॉट नहीं रखना है। मैं शुरू शुरू में जब ध्यान में आई थी और कहा जाता था कि कोई थॉट नहीं होना चाहिए, तो मुझे आश्चर्य होता था कि ऐसा क्यों, अच्छा थॉट तो रख सकते हैं। लेकिन आपके पंख में, किसी के पंख में ईंट बंधा हुआ है और किसी के पंख में सोने का ईंट बंधा हुआ है। सोने की ईंट भी तो ईंट ही है ना, क्या वो उड़ान भर पाएगा? नहीं भर पाएगा ना। तो थॉट अच्छी या बुरी, दोनों ही हमारे लिए हमें उड़ान नहीं भरने देंगी, हमें शून्य तक नहीं पहुंचने देंगी, है ना। तो आप जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें थॉटलेस होना है। ऐसा नहीं है कि अच्छी थॉट के साथ रहना है, नहीं ना, हमें थॉटलेस होना है। तो पहले सेग्रीगेट करना है अच्छा बुरा, फिर अच्छा को भी छोड़ दें, है ना, किसी को नहीं रखना है, शून्य होना है। तो सांस पर ध्यान देते देते, थॉट को देखते देखते, दो तरीका है, या तो थॉट को देखते रहें, उसके प्रति अवेयर रहें, या फिर सांस को देखते रहें। और तीसरा तरीका है कि आपके अंदर जो दस्ता बैठा हुआ है उसके साथ रहे, ना थॉट को देखे ना सांस को देखे, उसके साथ रहे। तीनों तरीका में से आपको जो सुविधाजनक लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपकी इनर तो क्या होगा, आप 2 घंटा जो ध्यान करते हो ना, या 1 घंटा 3 घंटा जो भी ध्यान करते हो, सिर्फ ध्यान करना ही काफी नहीं होता है। आप अपना सारा दिन, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? लोगों को जज करने में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या? ईर्ष्या करने में इन्वेस्ट कर रहे हो, द्वेष करने में इन्वेस्ट कर रहे हो? तो फिर आप उसको खर्च कर रहे हो। लेकिन जब आप थॉटलेस स्टेट में रहना सीख लेते हैं, तो आप ध्यान के टाइम में तो जो एनर्जी ले ही रहे हैं, और जब आप सांसारिकता में हैं, हाँ, जब आप अपने फैमिली में हैं, तो भी वहां भी आपकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, क्योंकि आप अवेयर हैं कि आपको करना क्या है ना। हो सकता है सामने से कोई बंदा कॉल करके आपको दूसरे बंदे की बात वो करने लगे। यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा होता है।
है ना। कि आप अगर किसी टीम से जुड़े हुए हो, कोई कार्यक्रम है, उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये सारी बातें वहाँ यहाँ भी होती है ना। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी तो ये सारी बातें हो रही थी। तो मैंने कहा कि देखिए भाई, हमें तो ये सब नहीं देखना है, हमें तो ये देखना है कि कोई बंदा काम करेगा तो कुछ न कुछ तो गलतियां हो ही जाती हैं। काम करने वाले से ही गलती होती है ना। जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती कैसे होगी। तो हमें ये देखना है कि हाँ, उसने जो किया अच्छा किया, हमारा ध्यान उस पे होना चाहिए। जो नहीं कर पाया उसको आप छोड़ दें। अभी आप काम करेंगे तो आप कल को आपकी भी लोग बुराई करेंगे, है ना। तो आपको हर टाइम हर वक्त अवेयर रहने की जरूरत है। सामने से बॉल आएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना, पहन के तैयार रहना है युद्ध लड़ने की स्थिति में हमेशा। कि किसी को भी गलत चीजों को यहाँ ना एंटर करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको आंसर मिला हो। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान आपका, और थैंक यू। मैडम, बेस मंच। मैडम और छोटा एक क्वेश्चन, मैडम क्वेश्चन नहीं था, आज का जी अनुभूति। जी जी। मैडम मेरे को 3 दिन हुआ, मैं तो ध्यान बहुत बहुत साल हुआ मैं करती थी। पत्री जी को तो मेरे सामने सामने बातचीत हुआ, आमने से उनका हाथ को भी मैं हाथ मिलाई, पत्री जी को मैं दिखा, और पत्री जी के साथ में मेडिटेशन भी किया। जी। और मैडम इतना, तब बहुत थॉट आता था उसी पहले पहले। अब ध्यान कब कब ध्यान कंटिन्यू कर नहीं सकती थी मैडम। अब जब इस ग्रुप में आई तो तब कंटिन्यू किया। तो कब मन जब होगा तब, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, थोड़ा फुर्सत नहीं मिल रही है, जब टाइम मिलता था तब करती थी पहले। तो मैडम अब क्या हुआ, अब ये 3-4 दिन का हुआ। एक दिन मेरे को ध्यान में थोड़ा वो क्लाउड जैसे दिखाई दिया मैडम। और हम्म। सेकंड दिन का ध्यान में एक टॉर्च लाइट जैसे अच्छा। दिखाई दिया मैडम, थोड़ा टॉर्च लाइट का जैसे चालू। एक और एक मिनट, आप एक मिनट होल्ड कीजिएगा। म्यूट है। होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। अच्छा, मुझे मुझे को होस्ट बना, हाँ ठीक है, अब उन्होंने म्यूट कर लिया। ठीक है, आप बोलिए। तो मैडम मेरे को कल एक आंख दिखाई दिया, जैसे माता जी का आंख, फोटो में इतना बड़ा बड़ा आंख है ना, एक ही आंख दिखाई दिया। आज ना मैडम जब म्यूजिक बंद हो गया, अचानक भय आ गया मैडम, बहुत डर आ गया। तो मैं आंखें खोल दूंगी क्या, मैं देखूंगी मेरे सामने कौन है जैसा, इतना डर आ गया मैडम। वो क्या है, क्यों? वो आपकी थर्ड आई है मैम। बधाई हो। ऐसे थैंक यू मैडम। ऐसे वो क्या है, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए। आप जब ध्यान में बैठे तो आप खुद से पूछें कि ये क्या है। ठीक है। आपका आंसर जो होगा वो बेस्ट आंसर होगा। हो सकता है मैं जो कह रही हूँ वो आप उसे एक्सेप्ट ना करें। तो आप खुद से पूछें कि ये क्या है, ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। तो आपको इंट्यूशन आएगा। ठीक है, कि ये क्या है। इंट्यूशन के रूप मैं में हमें सुबह, आंसर आते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपनी पूर्णात्मा को इनवाइट करें। पूर्णात्मा जानते होंगे आप सभी, हमारे आत्मा की माता। पूर्णात्मा, हम जहाँ से आए हैं वो हमारी अच्छा पूर्णात्मा है। तो आप उनको इनवाइट करें और आप उनको कहें कि ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, या आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज होते हैं तो आप उनको इनवाइट करें और कहें कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इससे क्या सीखना है। जो सीखना है वह ज्ञान मुझ तक पहुंचाया जाए। तो आप अपनी पूर्णात्मा से जो कुछ भी मांगते हैं वो आपको मिलता है। जैसे बच्चा अपनी माँ से मांगता है, बच्चा भी जब तक माँ से नहीं मांगता है, उसको भूख लगती है तो माँ भी नहीं देती है दूध, है ना। सही सही, ओके तो मैडम। आप अपनी पूर्णात्मा से मांगे, वो देगी। फिर जी मैम, कहिए आगे। आज मैं रंगनाथ सर को भी फोन करके पर्सनल का मैं बात किया, सर ऐसा 3-4 दिन हुआ, ऐसा क्यों, काल क्यों इतना बड़ा बड़ा आंख है, एक ही आंख दिखाई दिया, ऐसा क्या बोलने से सर क्या बोले, मैडम लोग जो आते थे ना, उनके उनको पूछो, उन लोग ही आपको वो समस्या का समाधान बता देंगे। तो मैं आज आपको वही पूछी मैडम, वो क्या है, आज क्यों जी। इतना भय आ गया मैडम, बहुत डर आ गया, जैसे मेरे को लगा लाइट लगा दूंगी और वो आंख खुल दूंगी बोल के, ऐसा। नहीं, डरना नहीं है। आप ध्यान में जब डरते हैं ना तो फिर वो प्रोसेस वहीं बंद हो जाता है ना। तो अच्छा डरे नहीं, और इस संकल्प के साथ ध्यान में बैठे कि चाहे कुछ भी हो मुझे डरना नहीं है और आंख नहीं खोलनी है।
और फिर इस तरह से क्या होगा, जब आप इस संकल्प के साथ बैठेंगे और फिर ये भी पूछे कि मुझे क्या सीखना है इससे, ये क्यों है ना, तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर या आपकी सोल को सब आंसर पता है। ओके, क्वेश्चन थैंक आपको यू। खुद से पूछना ठीक है है मैम। ना। और ये भी हो सकता है कि दूसरा कोई आंसर दे तो वो आपको जमे नहीं, है ना, तो आपके हाँ, अंदर से जो आंसर आएगा वो आपको जमेगा। अच्छा, ओके मैम। हमेशा खुद को क्वेश्चन पूछें। ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक। ठीक। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। और किसका सवाल है तो पूछिए मैडम लोग। अनुराधा मैडम, अरुंधति मैडम। ने चले गए। क्वेश्चन तो नहीं है, अच्छा लगा बहुत। जो मैम ने बोला, तो सोल सोल कॉन्शियस का बारे में बोला तो अच्छा लगा। तो आपको जो दिखाई दिया मुझे भी दिखाई दिया था, वो थर्ड आई है। वो मुझे भी आंसर खुद को मिला है। मुझे भी आज थर्ड आई दिखाई दिया था। तो वाह, जो मैम ने आपको बोला है, हाँ, चलिए बहुत, बड़े बड़े मास्टर्स यहाँ डरना हैं। नहीं ठीक है, है। तो डरना और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ। नहीं। मुझे इनविटेशन देने के लिए, मौका अच्छा देने के लिए लगा बहुत मैम, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। जी, थैंक यू। और आज मैडम आपका जो का बोला ना सेक्शन मेलिथिया, है बोल के नया नया लोग बहुत आए मैडम। और अच्छा, टाइम हो गया तो सब चले गए। मैं दिखा गुजरात से अच्छा, भी अच्छा। नया, और वो तो माधुरी बोल के एक जैन हुए। और हम्म, मीटिंग के बाद बात करूंगी सोचा, वो सब आउट हो गए। कोई बात नया नहीं, लोग। कोई बात मैं आसाम से हूँ मैम। नहीं। जी जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर और कभी भी लगे आपको कि मेरे लायक कुछ है तो आप मुझे प्लीज मौका दें। मैं भी अभी सीख रही हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी स्पीकर नहीं हूँ, बस अभी सीख रही हूँ, शुरुआत किया है मैंने। तो मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप हम लोग को तो बहुत कुछ सिखा के गए, तो आप फिर से आइएगा। बस जी, थैंक स्टार्ट यू, करते हैं। थैंक तो यू, फिर यहीं पे अपनी अच्छा। मेहरबानी को सब ओके, विराम देते हैं। शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि, रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि मैडम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।